First of all, good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy, and our topic is rules for generalizing. It is a very important and basic concept of accountancy. इस कॉन्सेप्ट के बिना आप अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंटर नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई टुडेज टॉपिक इज रूल्स फॉर जनरलाइजिंग. इस पूरे टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस की जो मेन बुक होती है, दिस इज अ प्राइमरी बुक होती है, उस प्राइमरी बुक में कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं. क्योंकि जब तक हमें प्रॉपरली रूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तब तक हम जनरल नहीं क्रिएट कर सकते. एंड यू नो वेरी वेल अकाउंटिंग प्रोसेस. व्हाट इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस? You know very well, accounting process is a sequence which provide us to guidance for the accounting. यानी accounting process एक sequence है या एक stage है जिसके थ्रू हमें ये knowledge मिलती है कि हमें अपना जो रिकॉर्ड तैयार करना है, हमारा जो अकाउंटिंग तैयार करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. जैसे द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस दैट इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन तो स्टैंडर्ड पे कैपेबल है या नहीं. ये दो स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन, वी एनालाइज द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉनेटरी नेचर. यानी पहला बात ये होता है इंपॉर्टेंट कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ है उस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी वर्ल्ड में मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जाता है. बिकॉज यू नो वेरी वेल, ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. बिना इट मींस नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी जो ट्रांजेक्शन हमारे नॉन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होते हैं, जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करते, यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. पहली बात क्लियर हो गई यहाँ पे. दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन में दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है विच आर मोस्टली अफेक्टेड टू द बिजनेस. मोस्टली अफेक्टेड टू द बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस को अफेक्ट करना चाहिए, कोई रिलेवेंस होना चाहिए. अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो हमारे बिजनेस पे प्रॉपरली इफेक्ट नहीं करता है, इट मींस उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन implies the transaction according to the rules, concept and convention of the accounting. यानी अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस है उस बेसिस पे हमें उसको आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करने के बाद हम दूसरा स्टेप मानते हैं, दैट इज द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज. इस मींस रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं. जो बिजनेस छोटे होते हैं वो जर्नल प्रिपेयर करते हैं, और जहां बिजनेस बहुत बड़ा होता है, जहां पे हम जर्नल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं. ये चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं. रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स जनरल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना, यानी इट मींस उनका लेजर क्रिएट करना. ठीक, लेजर क्रिएट करने के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद हम उसके समराइजेशन की बात करते हैं. समराइजेशन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को समराइज करना, यानी उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना. तो अभी आपको बेसिकली इसी स्टेप्स की जरूरत है. अभी इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अभी जो हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग जर्नल प्रिपेयर करना सीखेंगे, फिर सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करना सीखेंगे, फिर लेजर बनाना सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे. यानी बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग के जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो बेसिक हैं, 11th के अकाउंटेंसी के बेसिक हैं. बिना उनके बेसिक के आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. जैसे कि हम ये कहें कि आपको ऐड करना, लेस करना, डिवाइड करना, परसेंटेज आना, रेशियो आना, ये सब क्लास 10 तक जरूरी था, ये आना आपको जरूरी था. वैसे ही अगर आपने अकाउंटेंसी चूज किया है, तो अगर आप अकाउंटेंसी वर्ल्ड में इंटर किए हैं तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से रूल को फॉलो करना है. So this is a rules for generalizing. So now let's we move to the today's topic कि सर हमें जनरल सब्सिडी बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें रूल्स की जरूरत है.
सर हमें बताइए कैसे रूल्स हैं, क्या है ऐसी चीजें जिनको हम फॉलो करके जनरल प्रिपेयर कर सकते हैं, सब्सिट्यूट बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स वी मूव टू द today's topic, that is rules for generalizing. As you can see that what are the rules for generalizing? Rules for generalizing. ओके यानी जनरल प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली देयर आर बेसिकली टू रूल्स, दो रूल्स बनाए गए. यानी एक रूल है जो ट्रेडिशनल रूल कहा जाता है, जिसे जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग. और दूसरा रूल है दैट इज मॉडर्न रूल्स फॉर जनरलाइजिंग. ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल, आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो करिएगा. ऐसा नहीं है कि सर ये रूल फॉलो करेंगे तो क्या ये रूल फॉलो करेंगे तो क्या ये रूल का कोई चीज वायलेट हो जाएगा, नहीं. ट्रेडिशनल रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा इसमें कह सकते हो कि थोड़ी सी नॉलेज की कमी थी अकाउंटेंट्स की, तो उन्होंने ट्रेडिशनल रूल बनाया था. लेकिन अब जो मॉडर्न रूल बना है उसने और इजी कर दिया है अकाउंटिंग को, जनरल प्रिपेयर करना और इजी कर दिया है. सो सर ट्रेडिशनल रूल क्या है? ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग जो है बेसिकली, इसमें हम लोग करते क्या है, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. According to traditional rules, account can be classified into two categories, that is personal account and impersonal account. So according to traditional rule, account can be classified into two categories, that is the first one is a personal account and second one is a impersonal account. अब रही बात पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, पर्सन मतलब हम आप लोग. एनी अकाउंट विच आर related to the person. Person include the natural person as well as the artificial person. ये दोनों बात याद रखिएगा, क्योंकि बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है वो नेचुरल पर्सन के साथ भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी होता है. सर अभी तक तो हम लोग जान रहे थे नेचुरल पर्सन मतलब राम श्याम, हम आप, दिया, गुनगुन, मुस्कान, जिनका नाम दिख रहा है, नूर, प्रकाश, ये सब किस तरह के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के नेचुरल पर्सन जिनकी एग्जिस्टेंस है. बट सर नेचुरल तो पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली रूप में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन उन्हें पर्सनल अकाउंट की तरह क्राइटेरिया में मेजर किया जाता है, जैसे कि कंपनी के अकाउंट, फर्म के अकाउंट, आपके स्कूल का अकाउंट, लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट. ओके, रिलायंस कंपनी एक बिजनेस है, उसका भी अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा. ओके okay so personal account means any account which are related to the natural person as well as the artificial person. The first one. What is impersonal account? Any account which are not related to any person, whether it is natural or artificial. An impersonal account further classified into two categories, that is a real account and nominal account. So according to the traditional rules of generalizing, accounts can be classified into the two categories, personal account, impersonal account, and furtherly impersonal account can be classified into the two categories, that is a real account and nominal account. So what is real account? Real account matlab any account which are related to the property, which are related to the fixed assets. It is whether it is tangible or intangible, it is known as the real account. So personal account include the natural person as well as artificial person, whereas impersonal account, any account which are not related to the natural person as well as the artificial person, it is known as the impersonal account. And impersonal account include the real account and nominal account. What is the real account? Any account which are related to the property or assets. Any account which are related to the property or assets, it is known as the
assets account, real account. So now we have to discuss about the one by one. What is real account? Real account matlab any account which are related to the property or assets. It is known as the real account. What is nominal account? अब देखो जितने अकाउंट चले गए, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, एसेट्स हो गए। अब इसके अलावा बिजनेस के पास क्या होते हैं? इसके बाद नॉमिनल अकाउंट में आते हैं ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंस अकाउंट। All the income and expense account can be classified into the categorized under the nominal account. So basically ट्रेडिशनल रूल ऑफ जनरलाइजिंग ये कहती है कि अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल एंड इनपर्सनल। पर्सनल अकाउंट मींस the account which are related to the natural person and artificial person, whereas the impersonal account can be classified into the two categories, that is a real account and nominal account. Real account include the account which are related to the property or assets. It means the fixed assets, whether it is tangible or intangible. And nominal account include the all the accounts which are related to the incomes and expense. सर अब इनका क्राइटेरिया क्या है? इनका एक रूल बनाया गया। पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, इन रूल्स को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न रूल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। सो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर and credit the giver. It means the person who received the anything, a person who received the anything, it is to be debited, उसको डेबिट करना चाहिए। A person who give anything, it should be a credit. It is very clear. पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा रूल है डेबिट द रिसीवर, जो पाएगा उसे हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर मतलब जो देगा उसे हम क्रेडिट देंगे। जैसे हम लोग जनरली क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं कि मेरे इस काम का क्रेडिट इसको मिलना चाहिए क्योंकि उसने मुझे क्या दिए, कुछ ना कुछ दिया है। एंड डेबिट का मतलब होता है जो पाया है, जिसने पाया है हु बिकम्स अ डेबिटर, एंड जिसने दिया है हु बिकम्स द क्रेडिटर। दैट्स वाई हम लोग याद होगा आप लोग को वर्ड में बता दें डेबिटर एंड क्रेडिटर। डेबिटर मतलब जिसने लिया है मुझसे पैसा, हु इज अ रिसीवर, फर्दरली वो बाद में मुझे वो पैसा लौटाएगा, एंड गिवर जो देता है। दैट्स वाई क्रेडिटर को हम लोग लाइबिलिटी और डेटर को हम लोग एसेट्स की तरह देखते हैं। अब रही बात दूसरा अकाउंट, रियल अकाउंट। सर व्हाट इज एक रूल ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, क्योंकि विच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। तो प्रॉपर्टी और एसेट्स के केस में एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी which are comes into the business, it should be a debit. It means debit what comes in and credit what goes out. Very simple rule for generalizing. It is a very traditional rule, तो ये बचपन से चला आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीजें बिजनेस में आती हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाती हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि हमने कोई लैंड खरीद लिया, तो लैंड खरीदा तो लैंड कम आई हमारे पास, यानी बिजनेस की लैंड हो गई, और लैंड बिजनेस के पास से क्या गया? पैसा। हम शॉप पे जाते हैं, शॉप से हम वेजिटेबल खरीद के लेकर आ गए, तो वेजिटेबल आ गया और क्या गया? पैसा, क्योंकि फ्री में तो मैं शॉपकीपर देगा नहीं कि ले जाओ सब्जी ले जाओ मेरे यहाँ की, नहीं जाएगा। तो बेसिकली जो चीजें बिजनेस में आएगी उसे डेबिट, और जो चीजें बिजनेस से जाएगी उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब रही बात तीसरे अकाउंट की, द थर्ड अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है इनकम और एक्सपेंस से। सो एनी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, इन सब को हम डेबिट करते हैं। और अगर कोई प्रॉफिट हो या इनकम हो,
इनकम हो या प्रॉफिट हो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये अपने दिमाग में एकदम रख लो, ये तीनों चीजें कि किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, और डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। अपने से कोई रूल नहीं बनाएंगे, दिस इज अ बेसिक रूल फॉर ट्रेडिशनल रूल ऑफ जनरलाइजिंग। ओके, सो लेट्स वी टेक द फ्यू एग्जांपल। ये आपके सामने रूल्स हैं, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स मतलब आपको ये बताना होगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, अगर आपको इसके आंसर पता होंगे सो प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज टेक्स्ट मी। ओके, ओनली टेक्स्ट। सो सपोज if we take the first example, purchase goods from Ram rupees 10,000। हमने गुड्स परचेस किया राम से। अब नाउ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बस इतना हमें समझना। दिस इज एन ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की हेल्प से वी हैव टू स्टडी कि सर हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया, रियल अकाउंट पढ़ लिया और नॉमिनल अकाउंट पढ़ लिया। अब इन तीनों अकाउंट में ये बताना है कि कौन सी चीजें इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग डेबिट होंगी और कौन सी क्रेडिट होंगी। अमाउंट तो पता है, अमाउंट इज द 10,000। सो परचेज गुड्स फ्रॉम राम। सो आपको अपने माइंड को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर तो हम खुद हैं, हम ही ने गुड्स परचेस किया है, तो क्या मेरी बुक में मेरा ही नाम लिखा जाएगा? नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, जिसका जर्नल प्रिपेयर होता है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होता है, जो ये एक्टिविटी करता है, उसका नाम कहीं भी डेबिट और क्रेडिट में नहीं लिखा जाता। ऐसे तो हर जगह डेबिट हम खुद ही होंगे, कोई भी चीज करेंगे हम खुद ही करेंगे। सो अब यहां पर देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम के केस में रिसीवर तो हम खुद हैं, तो हम अपना नाम तो नहीं लिख सकते। क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम है, यस सर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। वर्ड देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम राम। राम मतलब राम ने दिया, इट मींस राम क्या है, गिवर। सो क्रेडिट कौन होगा, राम। सर क्रेडिट तो पता चल गया कि राम होगा, डेबिट कौन होगा ये पता करना। अब इसमें रियल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर डेबिट मतलब जो आता है उसे डेबिट, और क्रेडिट मतलब जो जाता है। तो बताइए यहाँ पे आ क्या रहा है, हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। तो डेबिट क्या होना चाहिए, गुड्स। ठीक है, सो गुड्स डेबिट होगा और राम क्रेडिट होगा। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि गुड्स के क्राइटेरिया में ये रखा गया है कि जब हम गुड्स को परचेस करते हैं अकाउंट में, गुड्स को जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स को डेबिट नहीं करते हैं, हम किसको डेबिट करते हैं, परचेस को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स रुपीज 5,000। हमने गुड्स सोल्ड कर दिया एक्स को, गुड्स सोल्ड कर दिया एक्स को, तो अब आप फिर देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर तो हम हैं, हम ही बेच रहे हैं सामान, तो क्या हम अपने आप को क्रेडिट कर सकते हैं? नहीं। हमारे साथ बहुत ही अन्याय है, हमारे साथ अकाउंट वाले ने कहा है कि हम अपना नाम कहीं नहीं लिख सकते। जो एक्टिविटी करता है उसको ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, उसके अलावा अदर पर्सन से रिलेटेड है। तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है, गिवर या रिसीवर? सो नाउ मिस्टर एक्स इज अ रिसीवर, क्योंकि गुड्स हम किसको सोल्ड कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को। तो डेबिट कौन होगा, मिस्टर एक्स होंगे। सोल्ड कर रहे हैं, क्या सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स, तो गुड्स को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन सर ने अभी समझाया कि जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। उसी तरह से गुड्स जब सोल्ड करेंगे तो गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ये बात अब बस अपना ध्यान में रख लीजिएगा कि व्हेन वी, जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो गुड्स डेबिट नहीं होता है, डेबिट क्या होता है, परचेज। और जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट गुड्स नहीं होता है, क्रेडिट क्या होता है, सेल्स होता है। ओके, नाउ लेट्स वी टेक द वन मोर एग्जांपल। सैलरी पेड रुपीज 1,000। हमने सैलरी पे किया 1,000।
I want your reply. Please text me if you have any reply. Salary paid ₹1000. आपने सैलरी पे किया 1000 रुपए. Tell me what is debited and which account is credited. Which account is debited and which account is credited. Salary paid ₹1000. You have three rules. With the help of these rules, you will tell me which account is to be debited and which account is to be credited. So salary paid. अब आप वन बाई वन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सर इसमें नाम ही नहीं है किसी का. सैलरी पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं नाम नहीं पता है. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कम्स कुछ आ नहीं रहा है, सैलरी दे रहे हैं तो जा रहा है. क्या जाएगा? सैलरी दोगे तो जेब. अब अगर आपके घर पे कोई भी काम करता है, आप उसको उसको महीने के एंड में क्या देते हैं? सैलरी देते हैं. तो अब आपके पास कॉमन सेंस है, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि आपको पैसा मिलेगा कि पैसा जाएगा. आपके यहाँ कोई भी वर्क कर रहा है और अगर आप उसको सैलरी देंगे तो जाहिर सी बात है सर, इट इज नॉट गुड फॉर मी. पैसा जाएगा. पैसा जाएगा तो हम लोग कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल है व्हाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को. अब नॉमिनल अकाउंट में देखो, एक्सपेंस लॉस को डेबिट, इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट. अब आप ये बताओ कि सैलरी आपके लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम और एक्सपेंस का डेफिनेशन आपने बहुत ही क्लियरली पढ़ा हुआ है. इनकम मतलब जो पैसा मिलता है. अगर हम कोई काम करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो उसके बदले जो कुछ भी मिलता है, इट इज माई इनकम. लेकिन जब हम किसी से एक्टिविटी लेते हैं, किसी से कोई काम लेते हैं, उसके बदले उसको कुछ रिटर्न में देते हैं, इट इज माई एक्सपेंस. और एक्सपेंस को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट. तो यहां पर क्या डेबिट होगा? सैलरी डेबिट होगा. तो कुछ चीजें आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लो और आपको ये पता चल रहा है कि ये तीनों रूल अलग अलग अप्लाई नहीं हो रहे हैं. अलग अलग अप्लाई होने का मतलब है कि ये नहीं कि कोई ट्रांजेक्शन है जहां पे पर्सनल अकाउंट ही अप्लाई होगा, रियल अकाउंट ही अप्लाई होगा, नॉमिनल. ये मिक्स में अप्लाई होंगे. किसी के डेबिट में पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो जा रहा है, जैसे यही देख लो आप लोग. परचेस डेबिट हुआ, राम क्रेडिट हुआ. तो परचेस डेबिट हुआ किस रूल के अकॉर्डिंग? चाहे एक्सपेंस के क्राइटेरिया में देख लो, चाहे डेबिट व्हाट कम्स इन के क्राइटेरिया में देख लो, यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ रियल और नॉमिनल का. लेकिन राम के केस में कौन सा रूल अप्लाई हो गया? पर्सनल अकाउंट का. तो जरूरी नहीं है, एक ट्रांजेक्शन में हो सकता है उसके डेबिट में कोई अलग अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाए और क्रेडिट में किसी अलग अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाए. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि हमें किसे डेबिट करना चाहिए और किसे क्रेडिट करना चाहिए. अब हम लोग आते हैं दूसरे रूल पे, जिसका नाम है मॉडर्न रूल्स फॉर जनरलाइजिंग. मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग में जिसे हम वेस्टर्न रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग भी कहते हैं बेसिकली. सो द सेकेंड टाइप ऑफ द रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग इज मॉडर्न रूल्स फॉर जनरलाइजिंग. इस रूल को हम लोग वेस्टर्न रूल्स भी कहते हैं. बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में यही रूल अप्लाई किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, account can be classified into the 5 categories. Please listen carefully. According to modern rules for generalizing, account can be classified into the 5 categories. वहां पर क्या था? 2, पर्सनल, इम्पर्सनल. पर्सनल को किसमें? 2, रियल एंड नॉमिनल. बट मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? वी कैन क्लासिफाई द थिंग्स इनटू द 5 categories. The 5 categories are assets account, liabilities account, capital account, expense account or income account, and expense account. So according to the modern rule of generalizing, account can be classified into the 5 categories, but in the traditional rule of generalizing अलग तरीका था. यहाँ पे अलग तरीका है. अब इन सब के लिए एक तरीका डिसाइड कर दिया गया है. एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है डेबिट, लायबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है क्रेडिट, कैपिटल के लिए यूज होता है क्रेडिट, इनकम के लिए क्रेडिट,
और एक्सपेंस के लिए डेबिट। ये क्या है? ये डेबिट, क्रेडिट, 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 डेबिट, ये जो सारी चीजें हैं ये इनके फेवरेबल सिचुएशन में अप्लाई होती है। फेवरेबल सिचुएशन में मतलब जब भी आप बिजनेस में एसेट्स लेकर आएंगे, किसी भी तरह की एसेट्स हो, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, चाहे वो नॉमिनल एसेट्स हो, वो सब की सब क्या होंगी? डेबिट हो। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, अभी लाइबिलिटी था 10,000 रुपए का, आपने 10,000 रुपए का और जाकर बैंक से लोन ले लिया, तो आपका कौन सा साइड इफेक्ट होगा? क्रेडिट। आपने बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, कैपिटल, तो भी क्या होगा? क्रेडिट। अगर आपने बिजनेस से कोई इनकम जनरेट की, जैसे गुड्स को सोल्ड किया, सोल्ड करना मतलब इनकम आना, सेल किया तो इनकम हुई, इनकम मतलब क्रेडिट। आपने रेंट पे किया तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो ये सारी चीजें कब अप्लाई होती हैं? जब आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं, यानी जब एसेट्स आता है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। ये रूल जो है ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में काफी हेल्प करेगा। दिस रूल इज हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल दूं, जैसे बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक लोन टेकन ऑफ ₹10,000। आपने बैंक से लोन ले लिया 10,000 रुपए का। अब आप सोचो, बैंक से लोन लोगे तो एसेट्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? थोड़ा सा सोचो, थिंक अबाउट इट। आप गए बैंक, बैंक से कहा कि मुझे लोन दे दो, कहा ठीक है ले लो लोन। आपके पास क्या बढ़ रहा है? सोच लो। बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमको क्या देगा? पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा ना पैसा। इट मीन्स आपकी क्या बढ़ेगी? एसेट्स। पैसा मीन्स कैश, कैश या बैंक, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स अकाउंट। एसेट्स वेदर इट इज अ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों क्लासिफिकेशन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो एक तो आपकी बैंक बढ़ती है, बैंक या कैश बढ़ता है आपका, कितने से बढ़ेगा? 10,000 रुपीज से। सर ऊपर से मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि भैया बैंक लोन क्या है? बैंक लोन आपको फ्री में थोड़ी ना दे रहा है, आपको उसके बदले उसको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, प्लस उसको पैसे को रिटर्न भी तो करना है। आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम डेज आपको उस पैसे को रिटर्न भी करना है। तो जब आप उस पैसे को रिटर्न करोगे, दैट्स व्हाई इट इज योर लाइबिलिटी। किस तरह की लाइबिलिटी है? दैट इज बैंक लोन। कितने से बैंक लोन बढ़ गया? 10,000। इट इज योर लाइबिलिटी, इट इज योर एसेट्स। और एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। जब एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स बढ़ रही है 10,000 रुपए से, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आपका क्लियर हो गया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। एक एक एग्जांपल और लेते हैं और आप लोग से उम्मीद करूंगा कि मैं आप लोग कुछ रिप्लाई करेंगे। एंड प्लीज टेक्स्ट मी कि which account is to be debited and which account is to be credited with the help of modern rule of generalizing। मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग में सोचिएगा थोड़ा। चलिए थोड़ा सा मैं टफ सोचता हूं। अमाउंट लैंड परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर जेड फॉर ₹1,00,000। आपने लैंड परचेस किया मिस्टर जेट से 1,00,000 रुपए का। टेल मी which account is to be debited and which account is to be credited? Think about it. Land purchase from Mr. Jet for ₹1,00,000। अगर आप 1,00,000 रुपए का लैंड खरीदोगे, so basically think about it. If you purchase the land from Mr. Jet, which account is to be debited and which account is to be credited? लैंड खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा? एसेट्स इंक्रीज होगा। एसेट्स वो भी कौन सा? लैंड। फ्रॉम मिस्टर जेट, जेट से खरीद रहे हो
तो जेट से खरीद रहे हो तो कैश में खरीद रहे हो कि क्रेडिट में खरीद रहे हो? कहीं कैश वर्ड तो लिखा नहीं है। इट मींस आप मिस्टर जेट से क्रेडिट पे खरीद रहे हो। क्रेडिट पे खरीदने का मतलब आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। किस नाम से? मिस्टर जेट के नाम से। सो यू कैन सी दैट एसेट्स जो है वो बढ़ रहा है लैंड के नेम से। सो लैंड एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन all the rules in your copy properly. And today we discussed the two things, the very important thing, that is the rules for generalizing. In this session you can see that we discussed the two types of the rules of generalizing, that is the traditional rules of generalizing and modern rule of generalizing. Okay, so thank you, thanks a lot.